गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप देख रहे हैं सी में तक। तो हमने लास्ट डे में जहां तक डीटी की बात किया जाए, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और रेसिडेंशियल स्टेटस का हमने रिवीजन का वीडियो अपलोड ऑलरेडी पहले ही कर दिया जा चुका है यहाँ पर। तो आज रेसिडेंशियल स्टेटस का पास्ट ईयर पेपर का डिटेल डिस्कशन जो 2022 तक के लिए है, 2017 से लेकर 2022 तक जितने भी रेसिडेंशियल स्टेटस से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं सीएम इंटरमीडिएट में, उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पर कंसिडर किया गया है। तो और भी बहुत सा सेशन जीटी की, आईडीटी, कॉस्ट, एफएम, अकाउंट, सारे चैप्टर वाइज चैप्टर सारे का स्कैनर अपलोड किए जा रहा है रेगुलर बेसिस पे। तो आप जरूर वॉच करें। और अगर आप चैनल को पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को पॉज करें यहाँ पर, और सबसे पहली बात, चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। और इसके बाद जो स्कैनर है का सेशन समाप्त होने के बाद, इसके बाद जो स्टडी मटेरियल का जितने भी सारे पीछे प्रश्न दिए हैं उनका भी सॉल्यूशन अपलोड किया जाएगा ये सेशन समाप्त होने के बाद। तो चलिए, आज का जो टारगेट था रेसिडेंशियल स्टेटस का, जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं पास्ट पेपर में, उनका मैं डिस्कशन करता हूं बिना समय को व्यर्थ करते हुए। तो चलिए, सेमी इंटरमीडिएट रेसिडेंशियल स्टेटस पास्ट ईयर पेपर डिस्कशन 2022 तक के लिए है। तो ये देखिए, ये 2022 में 8 मार्क्स के लिए सीएमए इंटरमीडिएट के एग्जाम में पूछे गए थे। डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस में, ये 8 मार्क्स के लिए पूछे गए थे 2022 में। तो डिटरमाइन करना रेसिडेंशियल स्टेटस इन द फॉलोइंग 3 इंडिपेंडेंट केस यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला में है अल्ब्रेट बॉर्न एंड बॉट अप इन इंडिया, लिफ्ट इंडिया ऑन 5 नवंबर 2021। जो अल्बर्ट बॉन्ड है, बॉट इंडिया में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन लिफ्ट इंडिया को छोड़ के गए 5/11 को, मतलब 5 नवंबर 2021 को, फॉर द पर्पस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट टू मलेशिया। और 5/11/2021 को एम्प्लॉयमेंट के पर्पस के लिए वो मलेशिया गए हैं। He did not visit up to 31st March 2022, और 31st March 2022 तक वो फिर वापस नहीं आए। तो कहने का मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का 5 दिन। तो इसको आप लोग जोड़ते हैं तो इसको यहाँ पर दो चीज देखा जाता है। पहला कंडीशन है सेकंड कंडीशन, सेक्शन 6(1) का पहला कंडीशन था कि अगर आप प्रीवियस ईयर स्टे किए 182 डेज और मोर तो आप रेसिडेंट माने जाओगे। और सेकंड कंडीशन था कि 60 डेज प्रीवियस ईयर एंड मोर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 365 डेज रुके तो। लेकिन यहाँ पर अगर 3 एक्सेप्शन केस ऐसे थे जहां पर सेकंड कंडीशन को नहीं देखा जाता था। पहले एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए बाहर गए हो, आप इंडियन सिटीजन हो, विजिट करने आए, जो आप नॉर्मली तो आउटसाइड ही रहते हो, लेकिन विजिट करने इंडिया के लिए आए हो वो, और इंडियन क्रूज शिप का मेंबर हो और शिप के साथ बाहर जाते हो, तो ये 3 केसेस में सेकंड कंडीशन नहीं देखा जाता था। लेकिन पहला कंडीशन यहाँ पर देखिएगा तो ये सर्टिफाई कर रहा है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में मोर देन 182 डेज यहाँ पर स्टे इन इंडिया किया है, इसलिए ये रेसिडेंट माना जाएगा। अब रेसिडेंट में कौन सा रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर क्लैरिफाई नहीं किया गया, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि फर्स्ट टाइम जो इंडिया लिफ्ट करा, लेकिन उससे जो आने वाले जो उससे पहले थे वो इंडिया में ही थे। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए सेक्शन 6 में था, या तो आप 10 साल में 2 बार रेसिडेंट हो या 7 साल में 730 दिन। तो ये दोनों कंडीशन इजिली ही यहाँ पर अचीव कर ले रहे हैं, टारगेट कर ले रहे हैं, इसलिए ये ROR माना जाएगा पहला केस में। ठीक है, सेकंड केस में चंद्रा born and brought up to India, he was employed in Singapore, ठीक है, since 1/4/2017, he stay in India in every financial year for 70 to 80 days। तो पहला कंडीशन भी सर्टिफाई नहीं हो रहा है, 182 डेज प्रीवियस ईयर नहीं था। जहां तक सेकंड कंडीशन की बात किया जाए तो प्रीवियस ईयर में 60 डेज होना चाहिए था, लेकिन ये तो है प्रीवियस ईयर, फोर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में 365, तो वो अचीव नहीं किया जा रहा है, इसलिए ये नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। तीसरी के केस में बात करते हैं, दिलीप एक फॉरेन सिटीजन है, कम टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक दिलीप है, एक फॉरेन सिटीजन है, कम इंडिया है फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, एक्स कंपनी लिमिटेड एंड स्टे इन इंडिया फ्रॉम 5/6/2026, ठीक है, एंड रिमेन इन इंडिया अप टू, वो 5 मतलब कि जून में आ रहे हैं, 5 जून को आ रहे हैं, उसके बाद वो इंडिया में ही रहे। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये मोर देन, वो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये मोर देन 182 डेज है। तो ये बंदा
ओ आर माना जाए, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिया नहीं है गया है कि 7 साल में 730 दिन रहा है कि नहीं, और 10 साल में 2 बार रेसिडेंट, तो यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा नहीं है, क्योंकि फॉरेन सिटीजन है, कम इंडिया फॉर पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये माना जाएगा क्योंकि फॉरेन सिटीजन है, तो ये आउटसाइड, जनरली ये आउटसाइड इंडिया रहते होंगे, तो ये तो फिर 7 साल में 730 दिन तो फुलफिल हुआ नहीं होगा, 10 साल में 2 बार रेसिडेंट तो हुआ नहीं होगा, इसलिए ये आर ए नो आर है। ओके, चलिए सेकंड में, ये आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ये भी दिसंबर 2021 में 9 मार्क्स के लिए पूछा गया है। रहीम प्रोवाइड द फ्लोइंग डिटेल ऑफ इनकम, यहाँ पर फ्लोइंग इनकम प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इनकम प्रोवाइड किया गया, आपको निकालना है, लास्ट में देखिएगा लिखा हुआ है कैलकुलेट द टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 अज्यूमिंग दैट ही इज ए ऑर्डिनरी रेजिडेंट, he is not ordinary resident and he is a non resident। आपके पास 3 केस है, पहला है कि आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, सेकंड हो आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, सेकंड में रेजिडेंट हो बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, और थर्ड में नॉन रेजिडेंट हो। तो पहला केस में सैलरी रिसीव इन इंडिया फ्रॉम फॉर्मर और यूके, आपको मैं एक चीज बता दे रहा हूं यहाँ पर फिर से, ओआर के केस में, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में इंटायर इनकम टैक्सेबल होता है, एक्रू इंडिया हो चाहे आउटसाइड इंडिया डजंट मैटर, ओआर के केस में पूरा का पूरा इंटायर इनकम टैक्सेबल होता है। जहां तक एनआर की और आर ओ एनआर की और एनआर की बात किया जाए तो एक्रू और रिसीव अगर इंडिया में होता है तभी टैक्सेबल होता है, लेकिन आर एन ओ आर इसके हाथ में एक इनकम और टैक्सेबल होता है, क्या वो अगर बिजनेस एक्रू और अर्न आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल इंडिया से हो रहा ना, उसमें भी आर एन ओ आर के हाथ में टैक्सेबल होगा। गॉट इट, ओ आर के हाथ में इंटायर इनकम टैक्सेबल होगा, एन आर या आर एन ओ आर के जो एक्रू और रिसीव होगा इंडिया में टैक्सेबल होगा, और एक स्पेशल पड़ता है आर एन ओ आर के हाथ में, तो आर एन ओ आर के हाथ में वही जो हम लोग बिजनेस कंट्रोल करते हैं इंडिया से, एक्रू और आउटसाइड इंडिया होता है, तब पर भी टैक्सेबल होता है। ठीक है, पहला देखिए लिखा हुआ सैलरी रिसीव इन इंडिया फ्रॉम ए फॉर्मर यूके एम्प्लॉयर ऑफ यूके, सैलरी रिसीव हुआ इंडिया में, तो अगर इंडिया में एक्रू या रिसीव होता है तो सबके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ओआर के भी हो जाएगा, आर एन आर के भी हो जाएगा, एनआर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट इन कर्नाटका, टोटल इनकम ऑफ इंटरेस्ट 66,000, 1/3 रिसीव इन इंडिया एंड बैलेंस वेर क्रेडिटेड टू हिज बैंक अकाउंट हेल्ड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो देखिएगा ओआर के हाथ में 66,000 पूरा इंटायर इनकम टैक्स हो जाएगा, लेकिन एनआर आर ओ आर और एनआर के हाथ में जो इंडिया में रिसीव हो एक्चुअल में उतना ही टैक्स होगा, तो 66,000 का 1/3 22,000 ही टैक्स होगा आर एन ओ आर और एनआर के हाथ में। थर्ड में आता है प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन मुंबई कंट्रोल फ्रॉम सिंगापुर, अगर बिजनेस मुंबई में है तो इसका मतलब एक्रू इंडिया में हो रहा है, तो एक्रू इंडिया में हो रहा है तो सबके हाथ में टैक्स हो जाएगा, ओआर के हाथ में भी, आर एन आर के हाथ में भी और एनआर के हाथ में भी। चौथा में प्रॉफिट फॉर द ईयर 2018-19 फ्रॉम ए बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया, इनकम टैक्स पेड ऑस्ट्रेलिया इन द ईयर इटसेल्फ रिमिटेड टू इंडिया, और इंडिया में फिर आफ्टर द रिमिट करा है, तो रिमिट करना टैक्सेबल नहीं होता है, किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम ए प्रॉपर्टी इन इंडिया बट रिसीव इन यूके, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इंडिया में, प्रॉपर्टी इंडिया में तो कहने का मतलब एक्रू इंडिया में हो रहा है, तो एक्रू इंडिया में हो रहा है तो सबके हाथ में टैक्सेबल होगा, ओआर के हाथ में भी होगा, आर एन आर के हाथ में भी होगा और एनआर के हाथ में भी होगा। फिर सेवंथ में देखिएगा, सिक्स में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन मलेशिया और रिसीव इन दिल्ली, प्रॉपर्टी है मलेशिया में, मतलब एक्रू हो रहा है मलेशिया में लेकिन रिसीव हो रहा है इंडिया में, तो इंडिया में रिसीव हो रहा है तो 3,60,000 सभी के हाथ में टैक्सेबल होगा, ओआर के हाथ में, आर एन आर के हाथ में और एनआर के हाथ में। फिर आता है सेवंथ में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूके बट रिसीव इन ऑस्ट्रेलिया, एक्रू भी आउटसाइड इंडिया हो रहा है और रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हो रहा है, लेकिन इस केसेस में सिर्फ और सिर्फ ओआर के हाथ में टैक्सेबल होगा 7,60,000। ठीक है, 8 में इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन नाइजीरिया बट कंट्रोल इन यूएसए, मतलब कि बिजनेस कंट्रोल भी आउटसाइड इंडिया हो रहा है, एक्रू भी आउटसाइड इंडिया हो रहा है और रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो इस सिनेरियो में सिर्फ और सिर्फ ओआर के हाथ में ही टैक्सेबल होगा, एनआर और आर एनआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। तो आप इसको सबको जोड़िएगा तो टोटल ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब कि ओआर के हाथ में 20,92,000 टैक्सेबल होगा, और आर एनओआर के हाथ में 11,92,000 और एनआर के हाथ में भी 11,92,000 टैक्सेबल होगा। गॉट इट? ये देखिए
इसके बाद ये आपको दिख रहा होगा, ये पूछा गया दिसंबर 2019 में, ठीक है, दिसंबर 2019 में पूछा गया है, ये भी 9 मार्क्स के लिए पूछा ही हो गया। मोहित लिव इंडिया ऑन 7 अप्रैल 2018, मतलब कि मोहित है वो इंडिया को लेफ्ट कर रहा है, छोड़ रहा है, 7 अप्रैल को छोड़ रहा है, ठीक है, 2018 को, ठीक है, 7 अप्रैल 2018 को वो मोहित लेफ्ट कर रहा है टू यूनाइटेड किंगडम फॉर एम्प्लॉयमेंट। ही रिटर्न टू इंडिया 7/11/2018, और वो इंडिया फिर 7 तारीख 11वां महीना 2018 को आ रहा है, मतलब कि वो अप्रैल में 6 दिन रहा, उसके बाद वो 7 नवंबर 7 नवंबर के बाद वो नवंबर 7 नवंबर के बाद पूरा दिसंबर, जैन, फेब, मार्च रहा, ठीक है। तो देखिएगा आप अप्रैल का 6 दिन लीजिएगा, उसके बाद नवंबर की बात किया जाए तो 24 दिन, दिसंबर 31 दिन, जैन 31 दिन, फरवरी 28 दिन और मार्च 31 दिन। तो ये सबको टोटल कीजिएगा तो आता है 151 डेज। तो ये बेसिक कंडीशन जो था प्रीवियस ईयर 180 डेज का, वो सर्टिफाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता रेसिडेंट, ये RNR होगा, क्योंकि सेकंड कंडीशन नहीं देखा जाएगा। मैंने पहले भी फर्स्ट क्वेश्चन का बताया, तब पर भी बताया था, जब भी कोई एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए आउटसाइड इंडिया जाता है, इंडिया लिफ्ट करता है फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, तो सेकंड कंडीशन नहीं देखा जाता है। एक्सेप्शन के केस में 3 फॉल करता था, एक ये एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, एक विजिट के लिए, और एक था इंडियन शिप का मेंबर और शिप के साथ बाहर जाए। तो इन 3 केसेस में सेकंड कंडीशन नहीं देखते, तो सिर्फ और सिर्फ पहला कंडीशन ही देखते थे। तो पहला कंडीशन में 182 डेज इंडिया में अगर स्टे रहा या नहीं, तो ये प्रीवियस ईयर 182 डेज स्टे नहीं रहा है, ये प्रीवियस ईयर सिर्फ और सिर्फ 151 डेज रहा है। अप्रैल का 6 दिन रहा, उसके बाद फिर गया था बाहर, तो उसके बाद आया था नवंबर में, तो नवंबर में 24 डेज, दिसंबर में 31 डेज, जैन में 31 डेज, फैब में 28 डेज और मार्च का 31 डेज, टोटल 151 डेज ही स्टे किया है। तो ये रेसिडेंट नहीं है, ये नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आ जाइए, ये रेसिडेंट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रीवियस ईयर का कंडीशन सर्टिफाई नहीं किया, ये तो समझ में आ गया। तो उसके बाद देखिएगा क्या क्या ये बोला गया, ही रिटर्न टू इंडिया फिर 7/11/2018 आफ्टर रिजाइनिंग द जॉब के बाद वो 7/11 को आ जाएगा, ठीक है। ही कमेंस ए बिजनेस ऑन 1/1/2012, मतलब कि डिजाइन करने के जॉब करने के बाद उन्होंने इंडिया में बिजनेस स्टार्ट किया गया 1 दिसंबर 2018 को, मतलब 1 दिसंबर 2018 को उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। एंड हिज टर्नओवर 32 लाख, और इसका टर्नओवर था वो 32 लाख का था। अप टू 31 मार्च 2019 तक का है, वो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर वो 32 लाख का था। ऑल द पेमेंट फॉर द सेल्स वेयर रिसीव्ड थ्रू क्रॉस अकाउंट पे चेक, मतलब कि सारा का सारा जो ट्रांजेक्शन होता था 32 लाख का, वो सारा का सारा बैंकिंग चैनल के थ्रू होता था। ही वांट्स टू डिक्लेयर इनकम अंडर सेक्शन 44AD, ये प्रेजेंटिव टैक्सेशन का क्वेश्चन है। 44AD मतलब 44AD में क्या करता था, प्रेजेंटिव टैक्सेशन का आपने पीजीपी भी पढ़ा होगा, तो उसमें 44AD पढ़ा होगा, प्रेजेंटिव टैक्सेशन का था। क्योंकि आप इसे ऑप्ट कर सकते हो कब, जब आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर आपको 2 करोड़ तक का टर्नओवर हो, जो लेकिन अब इस बार से जो फाइनेंशियल ईयर जो 23-24 है वो अब 3 करोड़ कर दिया गया, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जो अब न्यू आएगा ना, वो जो इस बार जो 2023 में हम लोग अभी हैं, जो 1 फरवरी को बिल पास हुआ था, उसमें अमेंडमेंट इसमें कर दिया गया 44AD में, जो पहले 2 करोड़ था वो अब 3 करोड़ को एक्सीड कर दिया गया 44AD में, ठीक है। तो हम लोग 2 करोड़ ही लेके चलते हैं। तो अगर हमारे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ तक अगर टर्नओवर है, तो आप 44AD ऑप्ट कर सकते हो। तो इसका देखिएगा 32 लाख तक ही का टर्नओवर है, तो ये 44AD ऑप्ट कर सकता है। और इस पर टैक्स कैसे पे करेगा, इस पर बैंकिंग चैनल के थ्रू अगर ट्रांजेक्शन होता है तो 6%, और अगर कैश में ट्रांजेक्शन होता है तो उस पर 8% का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बंदा कर रहा है बैंकिंग चैनल थ्रू के कर रहा है, तो 32 लाख का इसको 6% गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। He wants to declare income under section 44AD. His salary income is United Kingdom, जो यूएसए में है, वो उन्होंने 6,56,000 का सैलरी रिसीव किया गया। When he remained outside India, और वो आउटसाइड इंडिया था, he investment in equity share of Vodafone UK, मतलब कि यूके का वोडाफोन कंपनी, उसमें इन्वेस्ट कर दिया गया। He earned dividend from Vodafone, और उन्होंने डिविडेंड
इनकम कमाया 60,000 का ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19 एंड ही बोरोड मतलब पैसा लिया था 2 लाख का फ्रॉम ए नारायणा ऑफ चेन्नई टू इन्वेस्ट इन शेयर ऑफ ए फॉरेन कंपनी। नारायणा कंपनी से उन्होंने शेयर से पैसा लिया इन्वेस्ट करने के लिए फॉरेन कंपनी में and paid interest of 20,000 for the year ending 31st March 2019. Determine his residential status for the assessment year 1920 and compute his total income. तो हमने डिटरमाइन कर लिया गया रेसिडेंशियल स्टेटस। ये नॉन रेसिडेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में स्टे किया गया है सिर्फ और सिर्फ 151 डेज, हमें चाहिए था 182 डेज, तो ये नॉन रेसिडेंट है। अब हमको डिटरमाइन करना है टोटल इनकम। तो टोटल इनकम क्या आएगा देखिएगा, ये नॉन रेसिडेंट है, ये सैलरी रिसीव किया है तो टैक्सेबल तो नहीं होगा क्योंकि आउटसाइड हुआ है। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस 32 लाख का कमाया, उस पर प्रेजेंटिव टैक्सेशन में आपको 6% को टैक्स देना पड़ेगा। 32 लाख का 6% होता है 1,92,000 एक्रू माना जाएगा, डीम टू एक्रू इंडिया मानना पड़ेगा, 1,92,000 देना पड़ेगा। ठीक है, डिविडेंड इनकम की बात किया जाए तो वो आउटसाइड इंडिया है तो टैक्सेबल नहीं मिलेगा, डिविडेंड रिसीव किया गया। इंटरेस्ट ऑफ मनी बोरोड पर दिया गया तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। तो टोटल इनकम इसको पास आ जाएगा 1,92,000, जो 32 लाख का 6% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये देखिएगा इसका दिखा हुआ सॉल्यूशन। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रोहित ऑफ द असेसमेंट ईयर 1920, इनकम फ्रॉम सैलरी अर्न आउटसाइड इंडिया डज नॉट एक्रू इन इंडिया एंड हिंस नॉन टैक्सेबल सिंस ही इज नॉन रेसिडेंट। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस की बात किया है 32 लाख का 6% आपको फ्लैट देना पड़ेगा क्योंकि ये प्रेजेंटिव टैक्सेशन में ऑप्ट किए हुए 44 AD। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं 44 AD जो न्यू अगर स्टूडेंट देख रहे होंगे जो जिनका एग्जाम अपकमिंग ईयर में है तो वो 44 AD है ना, वो पहले 2 करोड़ था, अब वो एक्सीड कर 3 करोड़ कर दिया गया। जिनका जून 2023 में एग्जाम है उनके लिए नहीं है, लेकिन जो आने वाले स्टूडेंट है जो कभी देख रहे होंगे उनके लिए ये एप्लीकेबल होगा। ओके चलिए उसके बाद ये देखते हैं। उसके बाद ये दिसंबर 2018 में 9 मार्क्स के लिए पूछा गया है। मिस्टर वरुण फर्निस यू आर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यहाँ पर दिया हुआ है ये इन 31 मार्च 2018 और सो द नंबर ऑफ पार्टिकुलर दिया हुआ है। पहला में मिस्टर वरुण एक फर्निस किया गया, यू आर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दिया गया है, कुछ इनकम दिया गया, हमको डिटरमाइन करना है टोटल इनकम क्या होगा जब वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तब, जब नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तब, जब नॉन रेसिडेंट होगा तब क्या होगा। तो पहला में पेंशन रिसीव इन इंडिया फ्रॉम ए फॉर्मर एम्प्लॉयर इन यूनाइटेड किंगडम। आप पेंशन रिसीव कर रहे हो, ठीक है, तो पेंशन रिसीव कर रहे हो तो आप अगर मैंने क्या बोला अगर इंडिया में एक्रू या रिसीव होता है तो इंटायर के हाथ में टैक्सेबल होगा। तो पेंशन रिसीव हो रहा है तो आरओआर के हाथ में, आर एनओआर के हाथ में और एनआर के हाथ में, तीनों के हाथ में टैक्सेबल होगा। ठीक है, सेकंड में इनकम फ्रॉम बिजनेस इन सिंगापुर कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इनकम फ्रॉम बिजनेस सिंगापुर में लेकिन कंट्रोल इंडिया के हाथ में हो रहा है तो इंडियन से हाथ में हो रहा है तो ओआर के हाथ में और आर एनओआर के हाथ में टैक्सेबल होगा लेकिन एनआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। तीसरा में इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट इन सिंगापुर क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट हेल्ड देयर ऑन। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट इन सिंगापुर मतलब कि एक्रू भी आउटसाइड इंडिया हो रहा है और रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो इस सिनेरियो में सिर्फ ओआर के हाथ में टैक्सेबल होगा 80,000। ठीक है, फोर्थ में प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन कोलकाता कंट्रोल इन यूके क्योंकि एक्रू इंडिया से हो रहा है तो 2 लाख सभी के हाथ में टैक्सेबल होगा, चाहे ओआर के हाथ में रहे, चाहे आर एनओआर के हाथ में रहे, चाहे एनआर के हाथ में रहे। ठीक है, उसके बाद इनकम फ्रॉम टी कल्टीवेशन इन श्रीलंका 3 लाख, तो इनकम फ्रॉम टी कल्टीवेशन है श्रीलंका से तो ये एक्रू भी आउटसाइड इंडिया हो रहा है, एक्रू भी आउटसाइड इंडिया हो रहा है और रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो इस सिनेरियो में सिर्फ ओवर के हाथ में 3 लाख टैक्सेबल होगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन सिंगापुर बट रिसीव इन मलेशिया, एक्रू भी आउटसाइड इंडिया हो रहा है और रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हो रहा है बट इस सिनेरियो में 2,58,000 का सिर्फ और सिर्फ ओवर के हाथ में टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो कंप्यूट करना है टोटल इनकम ऑफ द मिस वरुण वेयर ही इज ए ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो सबको आप लोग जोड़ दीजिएगा तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो ओवर के हाथ की बात किया जाए तो 1,80,000 जोड़िए, 1 लाख जोड़िए, 80,000 जोड़िए, 2 लाख जोड़िए और 3 लाख जोड़िए, 2,50,000 तो टोटल आ जाएगा 11,10,000। ठीक है, और एज इट इज आप ओ आर एन ओआर के बात किया जाए तो 1,80,000, 1 लाख, 2 लाख तो इज इक्वल टू 4,08,000 और एनआर के हाथ में 1,80,000 प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 3,80,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ये रहा आंसर आपके सामने, देख लीजिए एक बार। किसी का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप
व्हाट्सएप के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अब व्हाट्सएप आपको नीचे नंबर दिख रहा होगा 8083529975 पर। लगता है गलत अमाउंट लगता है, यहाँ पर मोबाइल नंबर लगता है गलत लिखा गया है, 8083529975 है, तो एक 5 ज्यादा आ चुका है, तो उसको प्लीज कट कर दीजिएगा। ये लगते हैं यहाँ पर गलत हो चुका है। बाय द वे एक 5 गलत यहाँ पे लिखा गया, आप तभी भी करेक्ट कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर 8083529975 पर भी व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो। मोस्ट वेलकम। चलिए उसके बाद ये देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन जून 2017 में 8 मार्क्स के लिए पूछा गया है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर पढ़िएगा। मिस रमेश एक इंडियन सिटीजन है, गिव्स यू आर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 31 मार्च 2017 का। बिजनेस इनकम इन मुंबई, बिजनेस इनकम मुंबई में 2,50,000 का है, यहाँ पर बिजनेस इनकम दिया हुआ है मुंबई का। उसके बाद रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी लेट आउट किया गया लंदन में और कन्वर्टेड किया गया आफ्टर इंडियन रुपीज में 5,40,000 का। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट इन इंडिया फ्रॉम LMN बैंक 60,000। उसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑफ इंग्लैंड कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपीज में 40,000 को कन्वर्ट किया गया। फिफ्थ के बाद किया जाए बिजनेस कंसल्टेंसी इनकम फ्रॉम इसेक्स लिमिटेड इन Hampshire, England, being a company incorporated in India, having branch office in England. This business is managed from Delhi, मतलब कंट्रोल हो रहा है वो इंडिया से हो रहा है 75,000 को। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम ए लोकेटेड इन मलेशिया कन्वर्टेड इंडियन रुपीज में, तो ये भी एक्रू आउटसाइड इंडिया हो रहा है। फिर इनकम फ्रॉम नर्सरी एट अलवर राजस्थान, ये एग्रीकल्चर इनकम है, तो वी नो दैट एग्रीकल्चर इनकम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 सेक्शन 10 एग्जाम्प्ट होते हैं यहाँ पर, तो ये एग्जाम्प्ट होंगे। उसके बाद मिस रमेश रिटर्न टू इंडिया, एज पॉइंट पढ़िएगा, एज पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट एज पॉइंट है, उसी से आपको डिटरमाइन सब हो जाएगा कि कौन सा रेसिडेंट है या ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, ये आपको एज पॉइंट से ही पता चलेगा, तो इसको सही से पढ़िएगा। मिस रमेश रिटर्न टू इंडिया ऑन 5/6/2016, मतलब कि 15 जून 2016 को इंडिया मिस रमेश रिटर्न टू इंडिया रिटर्न आया था आफ्टर रिमेनिंग इन इंग्लैंड फॉर 10 ईयर। 10 साल इंग्लैंड को बिताने के बाद वो इंडिया वापस 5/6/2016 को, मतलब 15 जून 2016 को इंडिया वापस आया। ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर ही वॉज इन इंडिया फॉर ओनली 100 डेज, और लास्ट 4 साल की बात किया जाए तो मात्र इंडिया में 100 दिन ही उपस्थित रहा। डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर रमेश फॉर द असेसमेंट ईयर 17-18। तो सबसे पहली बात आपको निकालना है रेसिडेंशियल स्टेटस, तो देखिएगा इन्होंने इंडिया में रिटर्न आया 15/6/2016 को, तो हम लोग को पहला कंडीशन प्रीवियस ईयर में 182 डेज है या नहीं वो मेरे को बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट में 15/6 मतलब कि जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फैब मार्च, मोर देन 10 मंथ, तो ये तो मोर देन 182 डेज रहा ही रहा है, तो ये तो रेसिडेंट है। तो कौन सा रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट? तो हमें ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में 2 कंडीशन देखना पड़ता था। पहला 10 साल में 2 बार रेसिडेंट और 7 साल में 730 दिन। तो मेरे को बताइएगा क्योंकि ये 4 साल में 100 ही दिन रहा, उसके पहले का डाटा मेरे को अवेलेबल नहीं है, ये 10 साल में तो 90 रहा था, तो ये तो बेसिक कंडीशन है जो सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 का, वो तो सर्टिफाई ही नहीं हो सकता, तो ये RANOR है। ठीक है, तो अब इसको निकालना है RANOR के मुताबिक क्या क्या इनकम टैक्सेबल होगा। तो पहला में लिखा हुआ बिजनेस इनकम में मुंबई में कमाता है 2,50,000, मतलब एक्रू इंडिया से रहा, तो RANOR के हाथ में टैक्सेबल होगा। सेकंड, उसमें सेकंड में आता है रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी लेट आउट इन लंदन। ठीक है, प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है, लंदन में, और रिसीव भी कहाँ होगा, लंदन में। कन्वर्ट करना कोई मैटर नहीं करता है, ये मत समझिए कन्वर्टेड इन रुपीज क्या गया तो इंडिया में रिसीव हुआ, जी नहीं, रिसीव लंदन में हुआ, एक्रू भी लंदन में हुआ, तो RANOR के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, थर्ड में आता है फिक्स डिपॉजिट
इंटरेस्ट इन इंडिया, एक्रू इंडिया से हो रहा तो टैक्सेबल तो होगा ही होगा 60,000 का, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड में फिक्स डिपॉजिट से आपको इंटरेस्ट मिला, एक्रू आउटसाइड इंडिया होगा, रिसीव आउटसाइड इंडिया होगा तो टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं फिफ्थ में, मतलब 5वां पोजीशन में, बिजनेस कंसल्टेंसी इनकम फ्रॉम एसेक्स लिमिटेड इन हेम्सपेयर इंग्लैंड बीइंग ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन दिल्ली हैविंग ब्रांच ऑफिस इन इंग्लैंड, द बिजनेस इज मैनेज फ्रॉम दिल्ली। ये आउटसाइड तो जो भी एक्रू आउटसाइड हो रहा है, लेकिन जो बिजनेस का फर्म का जो कंट्रोल हो रहा है वो इंडिया से हो रहा है, तो RNOR के हाथ में ये 90,000 क्या होगा, टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, होना चाहिए, तो ये बिल्कुल होगा। सॉरी सॉरी, एक मिनट फिर से देखिए, तो यहां पर पूछा गया, फिर से एक बार इसको सही से देखिएगा, बिजनेस कंसल्टेंसी इनकम फ्रॉम इसेक्स लिमिटेड इज हेम्सपेयर इंग्लैंड बीइंग ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन दिल्ली, इनकॉर्पोरेट इन दिल्ली हैविंग ब्रांच ऑफिस इन इंग्लैंड। अच्छा, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन दिल्ली, ब्रांच ऑफिस इसका इंग्लैंड में है, मतलब कि ये एक्रू आउटसाइड, द बिजनेस इज मैनेज फ्रॉम दिल्ली, 70,000 बिल्कुल टैक्सेबल होगा, ये कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, ठीक है। सेकंड में, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड लोकेटेड इन मलेशिया, एग्रीकल्चर इनकम है वो एक्रू भी इंडिया आउटसाइड इंडिया और रिसीव आउटसाइड इंडिया तो टैक्सेबल नहीं होगा। सेकंड में, इनकम फ्रॉम नर्सरी अलवर, एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट इनकम होता है, 10(1) में एग्जाम्प्ट होता है। उसके बाद आ जाइए, हाँ सबको जोड़ दीजिएगा, 2,50,000 पहले का जो बिजनेस इनकम एक्रू हुआ था इंडिया से वो, उसके बाद 60,000 का जो बैंक से डिपॉजिट किया गया था वो, और 75,000 जोड़ लीजिएगा जो एक्रू कंट्रोल इंडिया से हो रहा है बिजनेस का, वो टोटल आपको आ जाएगा 3,85,000 टैक्सेबल RNOR के हाथ में। तो ये सेशन लगभग 26 या 27 मिनट का था, रेसिडेंशियल स्टेटस का 2016-17 से लेकर 2022 तक जितने भी रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन था वो हमने डिस्कशन किया। कल का सेशन PGPP का रहेगा, प्रॉफिट गेन एंड बेनिफिट, उसमें मैंने इसमें पेन टैब का तो यूज नहीं किया क्योंकि ये इसमें वर्बली कंसेप्ट था, इसलिए नहीं समझा, लेकिन कल का जो सेशन होगा PGPP का, उसमें हम थ्योरिकल के साथ प्रैक्टिकल भी पेन कॉपी पर इजिली सॉल्व करके बनाएंगे। तो जो कल का सेशन होगा वो जरूर आप देखें, और दोस्तों का शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको बेनिफिट मिला है तो और लोगों के साथ शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।